नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन का प्रभाव आने वाले समय में राजनीतिक क्या हो सकता है, इसको लेकर आकलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या राजनीति के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन सब का ये मानना है कि इस किसान आंदोलन का आने वाले समय में चुनावों पर या किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो परसेप्शन का खेल है वो सबसे अलग है। परसेप्शन का खेल इस समय ये चल रहा है कि क्या सिख और जाट कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा विचार राजनीति के गलियारों में चल रहा है। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है इसको दो कौमों ने फ्रंट से लीड किया, सिखों ने पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने। वरना शुरुआती दौर में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय ये लग रहा था ये केवल कांग्रेस द्वारा, चूँकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ बिल भी लाए थे और इनको खारिज करने का उन्होंने एक उपक्रम किया था, प्रयास किया था। उसके बाद ये लग रहा था कि ये केवल पंजाब सरकार द्वारा मोटिवेटेड आंदोलन है और चूँकि 2022 में पंजाब में चुनाव होने हैं तो इसी वजह से वहाँ पर कांग्रेस इसको फोकस कर रही है। और कांग्रेस को ये लग रहा था कि चूँकि अकालियों का और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है तो इसलिए ये सही मौका है कि इसका जो गैप बन रहा है, इस समय किसानों से जो दूरी बन रही है, अकालियों को किसानों की पार्टी माना जाता है पंजाब में, तो उनका जो फेथ है वो गेन करने की कोशिश करे कांग्रेस। और यही हुआ भी था। शुरुआत में आपको ध्यान होगा कैप्टन अमरिंदर ट्रैक्टर पर बैठाकर राहुल गांधी को लाए थे और मीडिया में ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था। लेकिन जब ये किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए और इधर टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसान आ गए तो उसके बाद ये लगने लगा था कि ये अब कैप्टन अमरिंदर के हाथ से ये बात निकलती जा रही है और किसानों ने सीधे मोर्चा संभाल लिया है, एक संयुक्त मोर्चा बन गया था। इसके बाद एंट्री होती है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन टिकैत की और राकेश टिकैत इसमें आते हैं, समर्थन देते हैं अपना। और गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी गेट कहा जाता है दिल्ली में, वहाँ पर धरना चालू कर देते हैं। आपको याद होगा कि जब केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत शुरू की थी और पहले राउंड की बातचीत हुई थी तो पहले राउंड की बातचीत में राकेश टिकैत उसमें शामिल नहीं थे। दूसरे राउंड के बाद उन्हें शामिल किया गया। चूँकि ये जो संघर्ष मोर्चा बना था किसानों का, इन्हें ये लगा कि राकेश टिकैत को भी साथ ले लें तो इसका परसेप्शन ये बनेगा कि ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का है। और यही हुआ। राकेश टिकैत के जुड़ने के बाद ये आंदोलन ऐसा लगने लगा कि जैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। हालांकि दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, कुछ और जगह भी किसानों ने रैलियां निकाली, लेकिन बेसिकली दिल्ली की चारों तरफ जो किसान धरना देकर बैठे हैं वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। और इसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं वीएम सिंह, उन्होंने बाद में इसमें से अपने आप को अलग कर लिया जब 26 जनवरी का फसाद हुआ। इसके बाद से वीएम सिंह तो अलग चले गए और राकेश टिकैत के पास मौका था कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करें, जो कि अब तक कर रहे हैं। बहरहाल, इसमें आंदोलन में जो फ्रंट पर कौम है वो सिख हैं या फिर जाट हैं। पंजाब के सिख बहुत समृद्ध माने जाते हैं, इसलिए इस किसान आंदोलन में पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। और इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, जो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी समृद्ध किसान है। गन्ने की खेती करते हैं, कैश पैसा लाखों रुपया हर साल बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो एक ये भी परसेप्शन इससे बन रहा है कि जो एडवांस जाट है, जो समृद्ध जाट हैं, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का हो, वो सब इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। और बीजेपी आने वाले समय में इन सब को देखकर चल रही है कि उसके हित किससे जुड़े हुए हैं। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बीजेपी की सरकार जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसके साथ मिलकर सरकार चला रही है और वो पूरी जाटों की पार्टी है। उसके 10 में से 6 विधायक जाट हैं और वो बार बार ये धमकी देते रहे हैं कि अगर एमएसपी को लेकर या कुछ भी ऐसा अहित हुआ किसानों का तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तो बीजेपी को ये चिंता भी है।
कि कहीं हमारी हरियाणा की सरकार ना गिर जाए। दूसरी ओर जाट वोट बैंक का लेकर भी उन्हें खतरा है। 2016 का याद कीजिए, जब खट्टर पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था। हालांकि राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि उसके बावजूद भी बीजेपी ने हरियाणा में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, लेकिन फिर भी जाटों की नाराज़गी लेकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ यही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए आप, अगर बागपत के सांसद हैं वो भी जाट हैं, डॉक्टर सतपाल सिंह, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं। और कई और ऐसी सीटें हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनमें जाटों ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट देकर लोकसभा चुनाव जिताया था। और अब वहाँ पर चुनाव आ रहे हैं राज्य में विधानसभा के 2022 में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा ही जाट वोट फोकस रहा है राष्ट्रीय लोकदल पर, अजीत सिंह की पार्टी के पास। चौधरी अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी, ये सब जाट राजनीति करते रहे हैं। और अगर बीजेपी इस समय जाटों को अवॉइड करेगी या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को अवॉइड करेगी तो उसका नुकसान आने वाले समय में उसे विधानसभा चुनावों में हो सकता है। और विधानसभा में उसका जो भी नुकसान होगा उसका फ़ायदा निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को मिल जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल जाटों का ही मेन वोट बैंक लेकर आगे चलती है। ये अलग बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हार गए थे, उनके बेटे जयंत चौधरी बागपत से हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वोट बैंक को वापस गेन करने के लिए जयंत चौधरी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वो राकेश टिकैत से मिलने गए, महापंचायत में भी गए। इसके अलावा हाईवे पर जिन किसानों को प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाया था बागपत की पुलिस ने, उनके घर पर भी वो मिलने के लिए गए। और राष्ट्रीय लोकदल ये डेस्परेट है कि अगले विधानसभा चुनाव में जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने में वो सफल रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन रहना तय है। तो इसका लाभ कहीं बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल ना उठा ले, इसलिए बीजेपी फोकस करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाटों को नाराज़ ना किया जाए। कुछ और जगह नाराज़ हुए हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला को नीचे दिखाने के लिए उनके चाचा जी अभय चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के अकेले विधायक थे हरियाणा में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैं जाटों को अपनी तरफ जोड़ूं। जो जाट इस समय पहली पसंद अपनी बनाए हुए हैं दुष्यंत चौटाला को, इसलिए उन्होंने अपनी विधायकी दांव पर लगा दी और विधायकी से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका विधायक पद इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया गया। हो सकता है कि अब उपचुनाव हो वहाँ पर और उसमें फिर दोबारा अभय चौटाला ही जीत जाएं। तो इसका मैसेज ये होगा कि जाटों ने उन्हें अपनी पसंद माना, उन्होंने जाटों के हित में कुछ किया। तो यही एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर राजस्थान में बात करूँ, राजस्थान में भी जाट भारी संख्या में है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चलाते हैं, अब तक एनडीए के साथ थे, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि कृषि बिलों के मुद्दे पर, फार्म लॉज पर हम अलग हैं। तो ये सब परसेप्शन है कि जो पंजाब के रिच सिख हैं, समृद्ध सिख हैं, और जो जाट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के या लगते हुए राजस्थान के, दिल्ली के आसपास के, वो जाट भी ये देख रहे हैं कि इन कृषि कानूनों में उनका कुछ आर्थिक हित हो सकता है और इसलिए वो इन कानूनों को रद्द करने के लिए रिजिड है। अब बीजेपी को ये भी सोचना होगा कि किस तरीके से इनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए कि ये नाराज़गी चुनावों में रिफ्लेक्ट ना हो, वोटों में तब्दील ना हो। इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं अनिल जैन, उनका मैंने बयान कहीं देखा था। वो कह रहे थे कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रहे हैं कि खालिस्तानी लोग इसमें घुसे हुए हैं और कुछ अफवाहें तो तरह तरह की उड़ाई जा रही हैं। राकेश टिकैत को लेकर अफवाहें उड़ाई गई हैं कि राकेश टिकैत की साथ दुर्व्यवहार किया कुछ खालिस्तानियों ने और इसी वजह से वो बाद में वहाँ आकर बिलख पड़े। हालांकि इन खबरों की कोई सिर पैर नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन ये बात अगर मार्केट में आती है, सामने आती है, पब्लिक डोमेन में जाती है, तो इसमें जाटों में नाराज़गी निश्चित रूप से बढ़ेगी और इसके लिए जिम्मेदार हो ना हो बीजेपी को ही ठहराया जाएगा। तो बीजेपी को अपना जाट वोट बैंक बचा कर रखने के लिए, और ये बात सही है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, उसमें जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया था। हरियाणा में सारी लोकसभा सीटें जीत ली थी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी लोकसभा सीटें जीत ली। इसके अलावा राजस्थान में भारी सफलता मिली, जाटों ने भारी वोट दिया था बीजेपी को। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब बीजेपी जाटों को नाराज़ नहीं करना चाहेगी। और मेरा ये मानना है कि इस घटनाक्रम के बाद जो भी हुआ है 26 जनवरी को, अब अगर बीजेपी बातचीत के लिए आगे बढ़ेगी, केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी तो और थोड़ा सा भी झुकेगी तो निश्चित रूप से जाटों के बीच बीजेपी के प्रति सिंपैथी बची रहेगी। फ़िलहाल तो यही है कि जाट और सिखों की जो नाराज़गी है वो मोल लेकर बीजेपी लंबे समय तक राजनीति में टिके नहीं रह सकती है, क्योंकि उसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अपने हित देखने हैं, हरियाणा में भी अपने हित देखने हैं, राजस्थान में भी देखने हैं और पंजाब में तो देखने हैं ही। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।